नमस्कार, जय हिंद। बाबू सोना से फ्री हो गए तो चलो पेट के कुछ अनटप्पू प्रश्नों को देख लिया जाए। ये सीरीज कई दिन चलती रहेगी तो उसमें आज 3 प्रश्नों को मैंने लिया है। पहला प्रश्न देखिए है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है। तो ये प्रश्न अपने आप में देखते ही जो एसएससी वाले होंगे, यूपी पेट एग्जाम जब देने गए होंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है, तो उनके माथे के ऊपर से पसीना चटक गया होगा कि अरे भाई ये का पूछ लिए यार, मतलब कुछ भी, मतलब ठीक है चलो अंदाजा मार देते हैं, लेकिन माइनस मार्किंग भी था। तो इसका उत्तर होगा असल में ऋग्वेद जो है ना, तो ऋग्वेद का तीसरा जो मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 33वें सूक्त में कुछ मंत्रों के द्वारा ऋषि विश्वामित्र की 2 नदियों, अगर मैं बात करूं तो व्यास और सतलज के साथ चर्चा का प्रमाण मिलता है। असल में ये जो ऋषि विश्वामित्र हैं, राजा सुदास के ये पुरोहित हुआ करते थे, और वहाँ से ये मतलब ठीक ठाक जो है कि सोना चांदी जो भी उनको मिला पुरस्कार, वो लेकर के जा रहे थे। तो उस समय व्यास नदी जिसको विपाशा कहते थे, और जो सतलज नदी है जिसको शत्रुदी कहते हैं वैदिक काल में, तो ये अपने उफान पर थी। तो जब इनके किनारे पहुँचे वो, तो कहे कि भाई नदियों थोड़ा आप नीचे हो जाओ, मैं पार करके चला जाऊं, क्योंकि मेरे पास ठीक ठाक सामान है। और उन्होंने कई सारे मंत्र भी बोले। तो नदियों ने कहा नहीं भाई देखिए, हमारे मार्ग में कुछ असुरों ने बाधा डाल दी थी, तो इंद्र ने हमें आज़ाद किया, हम इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, तो फिर हम कम नहीं होंगे। तो फिर उसके बाद इन्होंने इंद्र के नाम पर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया ऋषि विश्वामित्र ने, और कहते हैं कि उसके बाद नदियाँ थोड़ी कम हुई और ये अपना जो है कि पूरा सामान लेके उस पार गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ, तो देखिए एक चीज़ और यहाँ से हम सीख सकते हैं कि ऋषि एक नदी से परमिशन ले रहे हैं, उसकी अनुमति ले रहे हैं कि भाई आप थोड़ा अपने बाढ़ को या अपने नदी को कम करिए, तब मैं पार कर सकूं। और आजकल हम जो है नदियों से कौन सा परमिशन लेते हैं, कभी नदी पे डैम बना दिया, तो कभी नदी को दूसरे नदी से मिला दिया। मतलब आप सोचिए, अगर आपके मुंह को काट करके किसी और के मुंह में लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा। या फिर आपके चेहरे पे, आपके पीठ पे दीवार बना दी जाए तो कैसा लगेगा। प्रकृति एक आज़ाद है, आज़ाद स्वरूप में है, तभी तक वो खूबसूरती को बिखेर रही है। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया कि वहाँ डैम बना के, घुमा फिरा के, और उसको साथ खेलना शुरू कर दिया। तो इसको भी बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। आप सोचिए आपके पीठ पे कोई दीवार बना दे तो कैसा लगेगा, लेके ठोएंगे ना खूब। खैर, तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा 2 नदियाँ। अगर आप देखें तो व्यास नदी और सतलज नदी, ठीक है। तो व्यास को विपाशा कहते थे, ये विपाशा बसु नहीं है, ध्यान रहे। और सतलज को शत्रुदी शत्रुदी कहा गया है, ठीक है। शत्रुदी किसको? सतलज को। तो इन 2 नदियों से चर्चा का वर्णन मिलता है कि भाई इनसे बातचीत की, और उसके बाद इन लोग, ये नदियां कम हुई तो ये अपना सामान लेके उस पार गए। इसके बाद अगला जो अनटप्पू प्रश्न है, दैट इज उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न में कई सारे ऑप्शन थे, कर्नाटक था, उड़ीसा था, और ऐसे में एक ऑप्शन था राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। मैं आपको बता दूं कि भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अरावली पर्वत श्रृंखला है ना। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए दिल्ली तक गई हुई है। तो गुजरात में पालमपुर कॉलोनी से दिल्ली में मजनू का टीला तक इसका विस्तार है। तो अरावली पर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ है माउंट आबू एक पर्वत श्रृंखला, और इसी माउंट आबू पर कुछ आगे जाकर के अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है गुरु शिखर स्थित है। और इसी गुरु शिखर पर्वत श्रेणी पे अगर मैं बात करूं तो ये गुरु शिखर जो पर्वत श्रेणी है, इसी के और माउंट आबू का जो पूरा एरिया है, इसके बीच में अगर हम बात करें तो ये उड़िया पर्वत है। कौन सा पर्वत है? उड़िया पर्वत है।
अगर मैं बात करूं तो उड़िया पर्वत पर एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि उड़िया पर्वत नहीं, गुरु शिखर, जो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, गुरु शिखर, वो राजस्थान के किस जिले में है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के सिरोही जिले में है। तो हो सकता है भाई कि आजकल प्रश्न ऐसे बनने लगे, है ना। तो आपको याद रखना है कि अरावली के अंतर्गत ही माउंट आबू है, और इसी माउंट आबू पर ही अगर मैं बात करूं तो जैनों का जो दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर भी इसी माउंट आबू पर है। और ठीक ठाक यहाँ बारिश होती है, वैसे तो अरावली की पश्चिम बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ ठीक ठाक बारिश होती है। और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी हाइट है 1722 मीटर। इसके बाद उड़िया पर्वत है इन्हीं के बीच में। और कौन से जिले में है राजस्थान के? तो वो है राजस्थान के सिरोही जिले में। तो ये प्रश्न थोड़ा सा डिटेल जाकर के पूछ दिया था, मुझे नहीं लगता कि ये यूपी ट्रिपल एससी में प्रश्न पूछा जाना चाहिए था। इसको मतलब क्या है, मतलब ठीक है, बढ़िया है, पूछते रहिए। हाँ मतलब भगवान ने ताकत दे दी है ना, तो मतलब बच्चों का एकदम मतलब क्या बोलते हैं, उनको आईएएस लेवल का प्रश्न दे दीजिए, क्योंकि 10वीं तक के बच्चे तो देने के लिए आपने एलिजिबल कर दिया है। अब 10 पास करके कोई जाके इस प्रश्न का उत्तर खोजे, उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है, मुझे नहीं लगता किसी एनसीईआरटी में इसका उत्तर है। और ये वाला ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच में संवाद है। अगर टीचर कहानी सुना के पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो इस प्रश्न को जिंदगी में किसी बच्चे ने 10वीं तक नहीं सुना होगा। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो पूछा हुआ है ये सीधे जो भारत का विधि मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसका जब आप अबाउट सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये पूरा हूबहू मिलेगा। बस यहाँ पे किस धारा के जगह उस सेक्शन का नाम लिख दिया हुआ है ना। भारत के विधि मंत्रालय का आप वेबसाइट पे जाइएगा, अबाउट सेक्शन पढ़िएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो आपको यहाँ किस मंत्रालय के जगह वो लिखा होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के तहत। ठीक है, आप पढ़ते जाएंगे देखेंगे हूबहू ये लाइन आपको मिल जाएगी वहाँ पे। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि भारत सरकार का जो सबसे पुराना विभाग है वो विधि मंत्रालय है, विधि विभाग ही है, और इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। आपको पता होगा कि 1933 में एक चार्टर एक्ट आया था, एक चार्टर एक्ट आया था, चार्ट एक्ट नहीं, जो चार्ट आप खाते हैं वो एक्ट नहीं, ठीक है, ये चार्टर एक्ट। और इसी चार्टर एक्ट के तहत वो विधि विभाग की बात की गई थी, और वो विधि विभाग भारत में अलग अलग कानूनों को बनाता रहा, और उन कानूनों को सबसे पहले जो बना रहे थे वो गवर्नर बना रहे थे, वो गवर्नर बना रहे थे, और गवर्नर की काउंसिल बना रही थी, और गवर्नर की काउंसिल, जिसकी बात हम हिस्ट्री में करेंगे। कहाँ करेंगे? हिस्ट्री में। एक एक टॉपिक हम हिस्ट्री का देखने वाले हैं, तो आप हमारे बैच से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो 1933 में जो चार्टर एक्ट आया था, तो वहीं से ये विभाग आया था, विधि विभाग आया था। भारत का सबसे पुराना विभाग है वो विधि विभाग। तो अगर मैं बात करूं तो फिर बाद में क्या हुआ, पहले तो गवर्नर और गवर्नर की काउंसिल इसके तहत कानून बना रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ कि 1919 में एक और एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से ये हो गया कि भारतीय विधानमंडल होगी, लोकली जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, तो जो भारतीय विधानमंडल होगी वो जो है कि कानूनों को बनाने का काम करेगी। फिर बाद में क्या हुआ कि 1947 में हम सबको पता है कि भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो 1946 में हम सबको पता है कि भारत की संविधान सभा बन चुकी थी। तो संविधान सभा जब बन चुकी थी तो संविधान सभा को काम भी करना था भाई, अब अंग्रेज तो थे नहीं ना, भारतीय संविधान सभा को काम भी करना था। तो भारतीय संविधान सभा दो काम कर रही थी। एक काम कर रही थी भारतीय संविधान को लिखने का, और जो दूसरा काम था वो भारत को चलाने का भी था। तो उसमें अगर हम बात करें तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की जो धारा 100 है, ठीक है, उसी के तहत भारत में जो कानून थे उनका निर्माण हो रहा था। बाद में अब तो आप सब जानते हैं कि कानून बनाना किसका अधिकार है, वो अधिकार है संसद का, पार्लियामेंट का। राज्यों में कानून बनाना राज्य विधानमंडल करती है, और अगर हम बात करें तो केंद्र में कानून बनाना लोकसभा और राज्यसभा करती हैं, जो उनकी संसद है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ यूपी पेट के और अनटप्पू प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, खुश रहिए, मज़े में रहिए।